मैं चुनाव आयोग से सम्मान के साथ एक अपील करना चाहता हूं। आप अभी ही भारतीय जनता पार्टी को विजेता घोषित कर दीजिए ना, क्योंकि भाजपा के अध्यक्ष ने आचार संहिता का जो उल्लंघन किया है, इससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं हो सकता। याद कीजिएगा क्या हुआ था। आपातकाल लागू होने से पहले 1975 से पहले इंदिरा गांधी ने सरकारी मदद ली थी, और वैसी नहीं जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात को 8:30 बजे ली थी, जब उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था, चुनावों के बीचों बीच, और कांग्रेस पर प्रहार किया था। और वो साफ तौर पर मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन था। और अब नितिन नबीन, देखिए दोस्तों ये वीडियो आपके स्क्रीन पर, नितिन नबीन सवार हो जाते हैं सीआरपीएफ के एक वाहन में। मैं फिर आपसे समझना चाहता हूं, क्या सीआरपीएफ के जरिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार कर रही है? मुझे बताइए, अंधभक्त बताएं, यह जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसे आप किस निगाह से जायज ठहरा सकते हैं? यह किस नजरिए से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं, जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी बताया था, जो उन्होंने नहीं कहना चाहिए था, इसी मंच पर मैंने उसकी आलोचना भी की थी। तब आपने तुरंत स्वतः संज्ञान लेते हुए उन्हें अगले ही दिन फरमान जारी कर दिया कि आपने ऐसा क्यों कहा, इस पर आप सफाई दीजिए। मगर इस घटनाक्रम को 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है। मैं इंतजार कर रहा था कि चुनाव आयोग कुछ कहेगा, मगर इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज सुबह, मंगलवार सुबह, अब तक चुनाव आयोग ने कोई भी अपनी तरफ से खत फरमान जारी नहीं किया है नितिन नबीन द्वारा इस खुले चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर। मैं चाहता हूं आप इस पूरे वीडियो को देखें अपने पूरे स्क्रीन पर। जाहिर सी बात है, तृणमूल कांग्रेस ने इस पर प्रहार किया है। तृणमूल कांग्रेस ने इस पर क्या कहा है, गौर फरमाइए। आधे स्क्रीन पर उनका बयान और आधे स्क्रीन पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन की कार्यस्तानी। गौर फरमाएं। सेंट्रल फोर्सेस ने बंगाल में एक नई सर्विस शुरू कर दी है। बीजेपी के कैंपेन के लिए फ्री गाड़ियां। सीआरपीएफ के जवानों को बीजेपी के नेता नितिन नबीन को अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने देते हुए देखा गया। अब बीजेपी के नेता चुनाव ड्यूटी पर सीआरपीएफ की गाड़ियों में घूम रहे हैं। सेंट्रल फोर्सेस का काम होता है निष्पक्ष रहकर फ्री और फेयर चुनाव कराना, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह खुद हर चीज को माइक्रो मैनेज करें, जब पूरी मशीनरी को खरीदकर बीजेपी की सेवा में लगा दिया जाए, तो उनके सीधे कंट्रोल में आने वाली फोर्सेस से निष्पक्षता की उम्मीद करना सीधी बात में बहुत भोली उम्मीद है। और चुनाव आयोग, जो हमें लक्ष्मण रेखाएं खींचने में बहुत तेज है, वो चुपचाप देख रहा है हमेशा की तरह। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, नितिन नबीन जिस तरह से सीआरपीएफ की गाड़ी में यहां पर सवार हैं, क्या आपको यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं दिखाई दे रहा? याद कीजिएगा, जब संसद के अंदर डीलिमिटेशन बिल डिफीट हो गया था, तब प्रधानमंत्री आते हैं, देश को भ्रमित करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, तृणमूल कांग्रेस ने देश की महिलाओं का अपमान किया था महिला विधेयक बिल का विरोध करके, और जो सरासर झूठ है। हार हुई थी डीलिमिटेशन बिल की, मगर देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को गुमराह कर रहे थे। याद है कांग्रेस पर किस तरह से प्रहार किया था? सुना जाए। साथियों, ये वही कांग्रेस है जिसने जनधन, आधार, मोबाइल, स्त्री शक्ति का विरोध किया। कांग्रेस ने डिजिटल पेमेंट्स का विरोध किया। कांग्रेस ने जीएसटी का विरोध किया। कांग्रेस ने सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण का विरोध किया। कांग्रेस ने ट्रिपल तलाक के विरुद्ध कानून का विरोध किया। कांग्रेस ने आर्टिकल 370 हटाने का विरोध किया। हमारा संविधान, हमारे कोर्ट जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक आचार संहिता को, यूसीसी को जरूरी बताते हैं, कांग्रेस उसका भी विरोध करती है।
रिफॉर्म का नाम सुनते ही कांग्रेस विरोध की तख्ती लेकर दौड़ पड़ती है। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं, फेसबुक, यूट्यूब, मुझे बताइए उन तीनों बिलों में से महिला आरक्षण बिल कौन सा है? एक भी नहीं। फिर भी प्रधानमंत्री गुमराह कर रहे थे। उन्होंने दूरदर्शन का इस्तेमाल किया चुनावों के दौरान विपक्ष पर हमला बोलने के लिए। याद कीजिए क्या हुआ था 1974 में। इंदिरा गांधी पर आरोप लगा था सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके। बहुत बड़ा गुनाह नहीं था उस वक्त वो। उनके खिलाफ राजनारायण गए थे इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द हो गया था और उसके बाद जो हुआ आप सब जानते हैं। यहां रोज ऐसा हो रहा है दोस्तों, रोज हो रहा है ऐसा। नितिन नवीन ने क्या किया आपने देखा, प्रधानमंत्री ने क्या किया आपने देखा। अब मैं आपको एक और मिसाल दिखाना चाहता हूं दोस्तों, इस खबर पर गौर कीजिए। बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान के लिए सख्त चेतावनी देते हुए यूपी काडर के आईपीएस अजय पाल शर्मा का वीडियो वायरल। चुनाव आयोग ने अजय पाल शर्मा को दक्षिण 24 परगना का पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर आलम को दी सख्त चेतावनी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं भाजपा से। यहां पर अजय पाल शर्मा टीएमसी के प्रत्याशी को चेतावनी दे रहे हैं। क्या हम कभी भी किसी भाजपा शासित राज्य में ऐसा देखते हैं जब कोई पुलिस ऑफिसर बजरंग दल को चेतावनी दे रहा है या भाजपा के किसी चुनावी प्रत्याशी को चेतावनी दे रहा है? मुझे बताइए कितनी मिसालें, बताइए। सुनिए अजय पाल शर्मा कर क्या रहे हैं। और तृणमूल कांग्रेस ने कहा यह व्यक्ति जो है बहुत ही रंगीले स्वभाव का है। किस तरह से अजय पाल शर्मा कर रहे हैं देखा जाए। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। जाहिर सी बात है दोस्तों, अखिलेश यादव जिनकी पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश की है, उन्होंने इस मुद्दे पर आलोचना की है भाजपा की और अजय पाल शर्मा के इस वीडियो का हवाला दिया है। अखिलेश यादव क्या कहते हैं गौर फरमाएं। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर व संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं है। दीदी हैं, दीदी रहेंगी। सही समय आने पर भाजपा और उनके संगी साथियों के इन जैसे एजेंटों की सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जांच होगी और बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी। ये सब अधिकारी के रूप में अनरजिस्टर्ड लोगों के अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं। हम ना इन्हें भागने देंगे ना भूमिगत होने देंगे। ये खोद के लाए जाएंगे और अपने कुकृत्यों के लिए कानूनी सजा भी पाएंगे। लोकतंत्र के अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। भाजपाई एजेंडे के एजेंट कह रहे हैं अखिलेश यादव। और तृणमूल कांग्रेस ने बाकायदा उन पर प्रहार किया है। वो जिक्र कर रहे हैं कि अजय पाल शर्मा का एक बहुत ही विवादास्पद इतिहास है। वो कुछ घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2020 में अजय पाल को रामपुर से बाहर हटाया गया था जब वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे और उन्हें पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया गया था उन्नाव में, और मामला था कैश फॉर पोस्टिंग। सुना जाए टीएमसी ने किस तरह से प्रहार किया है अजय पाल शर्मा पर। Let me show you an article from March 2020 by Times of India, where it clearly says that this Ajay Pal Sharma was in the center of a cash for posting scam, where he used to collect money from other officers in return of plum postings, and he was subsequently transferred from there. The second investigation where he was the center of attention is where a woman complained to the then DIG that Ajay Pal Sharma married him in Ghaziabad but had illicit affairs with other women, and when this particular woman was about to complain to the DIG, he framed that woman with criminal conspiracy and blackmail. So this is this so-called Ajay Pal Sharma, the encounter specialist, who's been brought in by the Election Commission as the police observer of Diamond Harbour to threaten people,
to do illegal searches, to do illegal activities, anti-constitutional acts, and to terrorize women of Diamond Harbour. Let me say this very clearly to Mr. Ajay Pal Sharma. You can come from a different state. You can have political patronage. But if you think by doing these illegal activities, these illegal raids, terrorizing people, harming the modesty of a woman, conducting illegal raids, doing anti-constitutional acts, that after 4th of May, you will go back to your state and you will be saved by your political masters. Let me say this in no uncertain terms. We will find you. We will file an FIR against you. There will be a charge sheet filed against you. And we will drag you to the court of law, where the strongest arm of the law will fall upon you. स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। कांग्रेस के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं विनय कुमार दुकनिया, उन्होंने पोस्ट किया है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। एक सीआरपीएफ का जवान जा रहा है, सशस्त्र बल का जवान जा रहा है और पीछे एक व्यक्ति कह रहा है कि आप बीजेपी के लिए वोट क्यों, उसकी अपील क्यों कर रहे थे। और उस सीआरपीएफ का जो अफसर है या जवान है, जो भी है, उसका जवाब देने को तैयार नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं, मुझे नहीं पता कि सीआरपीएफ के उस जवान ने क्या कहा, मगर मैं चाहता हूं इस वीडियो पर सीआरपीएफ का जो आला कमान है वो अपनी राय स्पष्ट करे, इस मुद्दे की जांच हो। मैं यहां सीआरपीएफ के उस जवान को कटघरे में नहीं रख रहा हूं, मगर यह वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, अपने आप में एक कहानी बयान कर रहा है। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखें। दादा आप ओ सीआरपीएफ सर, आप वोट डालने के लिए क्यों बोले हमको इसमें? आप क्यों बोले इसको? बोलिए हमको। आप तो न्यूट्रल है, आप तो न्यूट्रल, इसमें क्या वोट डालने के लिए बोले? बोलिए। आप बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं क्या? आप क्यों हमको बोले इसमें वोट डालने के लिए? बोलिए, काय चल जा रहे? बोलिए, काय बोले आप? দেখুন, এই সিআরপিএফ ধরে বলছে এখানে বিজেপিকে ভোট দিতে হবে। এই তো বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের। ইলেকশন কমিশন থেকে শুরু করে বিজেপির ক্যান্ডিডেট ঘুরছে, সঙ্গে সিআরপিএফ বলছে যে বিজেপিকে ভোট দিতে হবে। যখন আমি ধরলাম তখন বলছে না না ভোট দেওয়া নেই, আমার সামনে ছিল, ইউনিয়নের সামনেই বলেছে। তোমার সামনে বলেছে কিনা বলো যে ভোট দিতে হবে? বলছে কমিশনের সঙ্গে যে লোক ঘুরে এখানে বিজেপির ক্যান্ডিডেট সঙ্গে ঘুরছে সিআরপিএফ, সে বলছে বিজেপিকে ভোট দিতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতি কি বলুন আপনারা? একটা সিআরপিএফ হবে নিউট্রাল, তিনি বলছেন বিজেপিকে ভোট দিতে হবে, তাহলে কি করুন অবস্থা বলুন বিজেপির? सीआरपीएफ बोलते, बीएसएफ बोलते बीजेपी के वोट देते होंगे। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, क्या चुनाव को मजाक बना दिया गया है? अब इस खबर को देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। क्या आप जानते हैं बंगाल चुनावों में इस वक्त 65 लोग जो हैं वो चुनावी ड्यूटी पर हैं। एसआईआर को लेकर उन्होंने एक याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में और कहा है कि हमारे नाम भी वोटिंग लिस्ट में नहीं है और ये लोग चुनावी ड्यूटी पर लगे हुए हैं। इस खबर को देखिए बारन बेंच की। एसआईआर के नाम पर 91 लाख लोगों का नाम हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कई लोगों की अर्जी अभी सुनने को तैयार नहीं है। जस्टिस बागची ने कहा चलिए कोई बात नहीं, इन चुनावों में आप वोट नहीं डाल पाएंगे, अगले चुनावों में देखा जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट के तेवर हैं। अब आप मुझे बताइए, जो काम यहां नितिन नबीन ने किया या जिस तरह से धमका रहे हैं अजय पाल शर्मा या प्रधानमंत्री ने रात 8:30 बजे जो भाषण दिया, क्या विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के खुद के सम्मानित जज बागची साहब ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, इस बार आपका वोट पड़े ना पड़े, अगली बार वोट दे देना। उनके सामने याचिकाएं आ रही हैं मगर वो सुनने को राजी नहीं है। वो कह रहे हैं अगली बार देखा जाएगा। ये क्या हो रहा है दोस्तों? मगर इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस इस मुश्किल लड़ाई लड़ रही है। पार्टी के नेता अभिषेक बैनर्जी ने कहा है कि कोई भी ताकत हमें हरा नहीं पाएगी। वो जनता को, जिनके सामने हुजूम है जनता का, वो कहते हैं कि 4 तारीख को अबीर गुलाल के साथ तैयार रहना। सुनिए अभिषेक बैनर्जी क्या कह रहे हैं। দ্বিতীয় দফা ভোটের শেষ দফার
প্রচার এবং আজকেই প্রচার শেষ। আমি চেষ্টা করি বাকি সব কভার করে ভোটের শেষ প্রচারটা ডায়মন্ড হারবারের মাটিতে করতে। আমি যদি আজকে শেষ দফায় নদিয়ার এই মাটিতে হরিণঘাটায় না থাকতাম, তাহলে প্রচারের আমেজ বা প্রচারের কোথাও একটা অসম্পূর্ণতা থেকে যেত। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों। 2026 में सब हो रहा है। मैं जानता हूं भाजपा के लिए जीत जरूरी है, मगर आप लोकतंत्र को तार-तार नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए, जो तमाम घटनाएं मैंने आपके सामने बताई हैं, क्या इसमें से एक भी जायज है? और जो वीडियो जिसमें एक व्यक्ति सीआरपीएफ के एक जवान से या ऑफिसर से कह रहा था कि आप बीजेपी के लिए वोट की अपील क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में भी मैंने कहा है इसकी जांच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो सही है या गलत है, मगर अब तक भाजपा ने पलटवार नहीं किया है। जिस वीडियो का इस्तेमाल टीएमसी और तृणमूल कांग्रेस कर रही हैं, ऐसे ढेरों वीडियोज हैं दोस्तों, जहां पर यह भी आरोप लग रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी, और मैं जानबूझकर नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि जैसे मैंने कहा उसका पुख्ता सबूत नहीं है, वो पैसे ऑफर कर रहा है, वोट के बदले में पैसे। और आप जानते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी के पास सबसे ज्यादा पैसे हैं हिंदुस्तान में। पार्षद के चुनाव से लेके विधायक के चुनाव से लेके लोकसभा के चुनाव, हर चुनाव में उनके पास ढेरों पैसा होता है, क्योंकि गुप्त चुनावी चंदा के जरिए आपने इस कदर उगाही की है कि पैसे की तो कोई कमी नहीं है। मगर ये बहुत दुखद है दोस्तों, यह हंसने की बात कतई नहीं है। यह हंसने की बात नहीं है जो बंगाल के चुनावों में हो रहा है। मैंने फिर कहा, चुनाव आयोग जीत घोषित कर दे, क्या जरूरत है चुनाव कराने की। मगर इस मंच पर हम सवाल उठाते हैं और उससे बचते नहीं हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।